फिल्म की शुरुआत 1845 से होती है, जहां पर एक लड़की को शैतान ने अपने वश में किया हुआ था, यानी कि उसे बुरी आत्मा से बचाया जा रहा था, लेकिन उसमें उन लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाती, जहां पर बाद में उसे एक पेड़ से लटकाकर जलाकर मार दिया जाता है और उसकी आत्मा एक डॉल में कैद कर दी जाती है। इसके बहुत सालों बाद हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जिसका नाम गैरी फैन होता है। ये ऐसी चीजों की रिपोर्टिंग किया करता था जो बहुत ही अजीबो गरीब हुआ करती थी और ये उनके अंदर कुछ झूठ भी मिला दिया करता था। गैरी एक न्यूज कवर करने के लिए बॉस्टन जाता है। ये बॉस्टन में जानवरों की न्यूज कवर करने जाता है, जो जानवर बहुत ही रहस्यमयी ढंग से मर रहे थे, लेकिन उसकी नजर वहां पर एक सूखे पेड़ पर पड़ती है जहां पर उसे एक गुड़िया दिखाई देती है। ये डॉल जंजीरों से बंधी हुई थी। इसे गौर से देखने में पता लगता है कि ये 1845 की गुड़िया है। वह इसको हंसी में टाल देता है और उसे अपने न्यूज आर्टिकल के लिए तोड़ देता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम इसके साथ पिक्चर्स खिंचवा लो ताकि मैं तुम्हारे साथ न्यूज आर्टिकल लिख सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि गैरी अपनी कार ड्राइव करते वक्त एक स्टोरी अपने मन में बना रहा था ताकि किस तरह से इस गुड़िया वाले इंसिडेंट को एक बड़ा इंसिडेंट दिखा करके पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके और उसको थोड़ी तरक्की मिल सके। गैरी अपने दिल में सोच रहा होता है कि उसे एक गुड़िया मिलती है। वो उसको तोड़ देता है और तभी उसके अंदर से एक आत्मा निकलती है और वहां के सभी जानवरों को मार देती है। गैरी जिस टाइम ये सभी चीजें सोच रहा था वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था और ये बहुत ही सुनसान रास्ता था। वो अपने अंदर एक कहानी को बनाता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी उसे रोड पर एक सफेद कपड़ों के अंदर एक लड़की दिखाई देती है जिसकी वजह से उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। गैरी अपनी कार से निकलने के बाद उस लड़की को ढूंढता है। वो एक जंगल से निकलती हुई उसी पेड़ के सामने आ जाती है जहां से उसे वो डॉल मिली थी। यह पेड़ से बात कर रही होती है। जैसे ही गैरी उसे टच करता है ये लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। गैरी उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर वहीं पास एक घर के पास ले जाता है। दरअसल ये घर इसी लड़की के अंकल का होता है। इसकी ऐसी हालत देखने के बाद इस लड़की का अंकल डॉक्टर को बुलाता है। गैरी को इस लड़की की चिंता हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक डॉक्टर आती है जिसका नाम नेटेली होता है। नेटेली इस लड़की का चेकअप करती है और कहती है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तभी गैरी नेटेली के पास जाता है और कहता है कि मैंने इसे बात करते हुए सुना है। तभी उसको पता लगता है कि ये लड़की पूरी तरह से गूंगी और बहरी है, यानी कि डेफ और म्यूट है। ये सुनने के बाद डॉक्टर नेटेली कहती है तुम जरूर नशे में होगे। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। मूवी के अंदर हम अगले दिन देखते हैं कि ये लड़की जिसका नाम एलिस है वह चर्च में बैठी हुई है और इस चर्च के अंदर बहुत सारे लोग प्रेयर करने के लिए आए हुए हैं। तभी एलिस को वहां पर एक आवाज सुनाई देती है और वो वहां से खड़ी होने के बाद उस आवाज को फॉलो करती हुई उस पेड़ के पास चली जाती है और सभी लोग उसके पीछे पीछे ऐसे चले जाते हैं जैसे मानो सभी लोग इसके फॉलोअर्स हो। एलिस उस पेड़ के पास पहुंचती है। उसके चारों तरफ लोग खड़े हुए होते हैं और तभी वो बोलना शुरू कर देती है। एलिस कहती है कि मुझे इस पेड़ के अंदर एक लेडी नजर आई है और इस लेडी का नाम मैरी है। ये इन सभी लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि एलिस कभी भी जिंदगी के अंदर एक वर्ड भी नहीं बोली थी। वो बचपन से ही गूंगी और बहरी थी। ये चमत्कार देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, उसे मैरी का अवतार समझने लग जाते हैं। एलिस एक लड़के के पास जाती है जो चल नहीं सकता था। उस लड़के के पास जाने के बाद एलिस कहती है अगर तुम मैरी में बिलीव करते हो तो चलना शुरू करो। यह लड़का व्हील चेयर से उठता है और चलना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं और उसकी प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। इधर हम चर्च में देखते हैं कि जहां पर मैरी की स्टैचू है, मैरी की आंखों में से खून के आंसू निकलना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ हम मूवी में आगे जानेंगे, लेकिन ये बात बहुत जल्द पूरी मीडिया और न्यूज चैनल्स के अंदर वायरल हो जाती है और यही बात बहुत जल्द दुनिया के सबसे बड़े चर्च वेटिकन सिटी में पहुंच जाती है, जहां पर इस केस के बारे में छानबीन की जा रही थी। वहां पर हम देखते हैं कि गैरी को भी बुलाया गया है और साथ में एलिस भी वहीं पर मौजूद थी। यहाँ के सभी पोप यानी कि फादर्स मिलकर इस घटना की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए एक टीम बनाते हैं ताकि इसकी असलियत का पता चल सके। तभी वहां पर एलिस को बुलाया जाता है। एलिस के वहां पर आते ही चारों तरफ से उसको रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। वो उससे तरह तरह के सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया। ये रिपोर्टर्स एलिस से पूछते हैं कि तुम्हें उस पेड़ के अंदर कौन सी आकृति नजर आई थी, जिसके जवाब में एलिस कहती है कि वो मैरी ही थी। मैंने मैरी को उस पेड़ की छाया में देखा है। इसके बाद हम देखते हैं फादर होगन उस पेड़ के पास जाते हैं। अब इस पेड़ के चारों तरफ एक बड़ा सा टेंट लगा दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर आ जा ना सके। तभी हम देखते हैं कि फादर होगन उस पेड़ के पास जाकर उस डॉल को देखते हैं जो गैरी ने यहाँ पर अपना इंटरव्यू आने के समय पर तोड़ दी थी। फादर होगन इस डॉल को अपने हाथ में उठाना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा सा एक भूत का साया नजर
आता है, जैसे मानो कि वो फादर हेगन के ऊपर अटैक करने वाला हो। लेकिन जैसे ही वो साया कुछ कर पाता, तभी फादर के पास एक आदमी उनसे मिलने के लिए आता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गैरी एलिस का इंटरव्यू ले रहा था, जिसमें वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि तुम्हारे ऊपर लोग बिलीव क्यों करना चाहेंगे, तुम इसका जवाब कैसे दोगी। तो एलिस कहती है कि लोग जब मेरे करिश्मों को देखेंगे, यानी कि मैरी के करिश्मों को देखेंगे, तो वो खुद ब खुद मेरे पास भागते चले आएंगे और मेरे ऊपर यकीन करेंगे। तभी हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर फादर हेगन आ जाते हैं। गैरी को एलिस का इंटरव्यू लेते हुए देख फादर हेगन गुस्सा हो जाते हैं और वो गैरी से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फादर हेगन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। फादर हेगन और गैरी आपस में बात कर रहे होते हैं और इनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि फादर हेगन को इस लड़की के ऊपर कुछ शक है। वो सोचते हैं कि ये कोई गॉड का, यानी कि खुदा का करिश्मा नहीं, बल्कि एक प्रेत आत्मा का शिकार लड़की हो सकती है, जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकती है, लोगों की जान ले सकती है। गैरी इन बातों पर खामोश रहता है। गैरी ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हो रहा है और फादर हेगन क्या कह रहे हैं, क्योंकि सभी इनके आंखों के सामने है कि किस तरह से ये लड़की चमत्कार करती है, जो कि सिर्फ मैरी ही कर सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलिस चर्च के अंदर एक रिलीजियस सॉन्ग गा रही थी, जहां पर हेगन और गैरी भी मौजूद था। फादर हेगन की तबीयत उस दौरान खराब होना शुरू हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलिस फादर हेगन को देखती है और उनके सीने पर हाथ रखती है, जिसकी वजह से फादर हेगन बहुत जल्द स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीजें गैरी और वहां पर मौजूद एक और फादर देख रहा था, जिन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। फादर हेगन भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर एलिस के पास ये शक्तियां कैसे आई, हो ना हो ये सब मैरी की ही शक्तियां हैं। तभी हम देखते हैं कि एलिस फादर हेगन को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, फादर हेगन को एलिस के पीछे एक प्रेत आत्मा का साया नजर आता है। इसके बाद फादर हेगन का एक्सरे किया जाता है, जहां पर उनका एक और एक्सरे दिखाया जाता है जो तबीयत खराब होने के वक्त का था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि फादर हेगन के लंग्स पूरी तरह से खराब हो चुके थे और ये रिपेयर नहीं हो सकते थे, यानी कि इनके ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं कर सकती थी। लेकिन अब एलिस के हाथ लगाने से ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ मैरी का ही करिश्मा हो सकता है। ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से गैरी भी एक फेमस रिपोर्टर बन जाता है। दरअसल गैरी का पिछला रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब होता है। वो झूठी स्टोरीज को छापा करता था और अपना नाम कमा लिया करता था, लेकिन इसकी ये पोल बहुत जल्द दुनिया के सामने खुल गई थी, जिसकी वजह से गैरी अब जॉबलेस था और ये छोटी मोटी न्यूज कवर करने के बाद अपना खर्चा चलाया करता था। लेकिन एलिस की स्टोरी को कवर करने की वजह से गैरी अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। अब इसे वापस कंपनी में बुलाने के लिए इसकी पुरानी कंपनी भी कॉल कर रही थी और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स गैरी को हायर करना चाहते थे। गैरी को पुरानी कंपनी के अंदर वापस बुला लिया जाता है और उसे एक साथ के साथ उसका प्रमोशन भी कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैरी डॉक्टर नेटली से एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहा होता है, जहां पर नेटली बताती है कि पहले पुराने टाइम में लोग एक रिचुअल किया करते थे। वो लोग ये माना करते थे कि इस रिचुअल को करने के बाद वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अगर वो मर भी जाएं तो उनकी शक्तियां उनके बच्चों में चली जाएंगी, ताकि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकें। लेकिन इस रिचुअल को करने के लिए अपनी आत्मा को शैतान को बेचना होता था, जिसकी वजह से शैतान उनकी आत्मा पर कब्जा करने के बाद उन्हें शक्तियां दे दिया करता था। लेकिन ऐसे लोगों का जैसे ही बाकी लोगों को पता चलता था, बाकी सभी लोग उन लोगों को पकड़कर जो शैतान को अपनी आत्मा बेच दिया करते थे, उन्हें जलाकर मार दिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नेटली और हेगन एक रास्ते से होते हुए गुजर रहे थे, जहां पर हेगन की नजर एक पुराने खंडर पर पड़ती है। गैरी इस खंडर के बारे में जब पूछता है तो नेटली बताती है कि ये पहले चर्च की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन जब से नया चर्च बना है इस प्रॉपर्टी को वीरान कर दिया गया है। ये सुनते ही गैरी कहता है, क्या ये 1845 की प्रॉपर्टी है? इतना कहने के बाद ही हेगन को विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जहां पर उसे आत्माएं नजर आती हैं। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फादर हेगन को कुछ ऐसे पेपर्स मिलते हैं जहां पर ऐसी आत्माओं का खुलासा किया गया था जैसी आत्मा एलिस के अंदर पहुंच चुकी थी। इन पेपर्स को पढ़ने के बाद फादर हेगन समझ जाते हैं कि एलिस के अंदर मैरी नहीं बल्कि कोई बुरी प्रेत आत्मा है, यानी कि एलिस कोई गॉड नहीं बल्कि एक शैतान है। ये राज जानने के बाद हम देखते हैं कि फादर हेगन के चर्च में एक लेडी आती है जो फादर हेगन से अपने गुनाहों को कन्फेस करने के लिए आई थी। फादर हेगन कन्फेशन रूम में बैठ जाते हैं, जहां पर उनसे ये लेडी कहती है कि मैंने बहुत टाइम से अपने गुनाहों का प्रायश्चित नहीं किया। दरअसल कोई ये नॉर्मल लेडी नहीं बल्कि वही प्रेत आत्मा होती है जो फादर हेगन की जान ले लेती है, क्योंकि फादर हेगन इसका राज जान चुके थे। फादर हेगन को यह आत्मा तड़पा तड़पा कर मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वहां पर गैरी आता है
जो फादर हेगन की चर्च के अंदर लाश को लटकी हुई देखता है। लेकिन गैरी ये बात समझ जाता है कि फादर हेगन ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनकी जान ली गई है। लेकिन फिर भी गैरी और फादर मिलकर फादर हेगन की मौत को सुसाइड का नाम दे देते हैं। लेकिन गैरी इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, जिसकी वजह से वो नेटली की हेल्प लेता है और एक पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाता है, जहां पर उसको वही डायरी दिखाई देती है जो 1845 की एक कहानी बयान करती है। दरअसल इस रिकॉर्ड से पता लगता है कि ये रिकॉर्ड मैरी एलनोर के बारे में है। ये वही मैरी एलनोर है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसको पेड़ से जलाकर मार दिया गया था और उसकी आत्मा को एक डॉल के अंदर कैद कर दिया गया था। इसी मैरी एलनोर की आत्मा एलिस के अंदर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस चर्च में मौजूद है और बहुत सारे लोगों का विश्वास जीत चुकी है। लेकिन तभी वहां पर एलिस के अंदर मौजूद प्रेत आत्मा को यह पता लग जाता है कि गैरी और नेटली भी इसका राज जान चुके हैं। ये आत्मा रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाती है और वहां पर गैरी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन गैरी अपने आप की जान बचाकर वहां से दिन की रोशनी में आ जाता है, जिसकी वजह से यह आत्मा उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। गैरी वो डायरी लेकर बिशॉप गेल के पास जाता है, जो इस चर्च के सबसे बड़े फादर होते हैं। बिशॉप गेल ये पहले से ही जानता था कि यह आत्मा मैरी एलनोर की है जो एलिस के अंदर आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस राज को छुपा कर रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। और दूसरी वजह ये थी कि इस आत्मा से नहीं जीता जा सकता। जो भी इसके राज को जानेगा वो इसको मार डालेगा। गैरी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपील करता है कि कुछ ना कुछ करके इस आत्मा को जरूर रोकना चाहिए, वरना ये आत्मा सैकड़ों लोगों की जान ले लेगी और इसकी जिम्मेदारी एलिस के ऊपर आएगी। ये सुनने के बाद बिशॉप गेल मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये सुनने के बाद गैरी कहता है कि मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन तभी बिशॉप गेल कहता है कि तुम्हारी बातों के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करने वाला क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा खराब रही है। इसके बाद गैरी वहां से चला आता है। गैरी बिशॉप गेल के रिकॉर्ड रूम में जाता है जहां पर उसे पता लगता है कि एलिस मैरी एलनोर की ही ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि जब मैरी एलनोर को मारा गया था उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे को, जो कि एक लड़का था, एक गांव के व्यक्ति के द्वारा बचा लिया गया था और एलिस उसी लड़के की संतान है। ये जानते ही वहां पर मैरी एलनोर की आत्मा आ जाती है और गैरी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जैसे ही वो गैरी की जान लेने वाली थी, वहां पर एक फादर आ जाता है जो मंत्र पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए आत्मा वहां से चली जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर रही है ताकि वह मिरेकल्स यानी कि चमत्कार दिखाकर सभी लोगों का विश्वास जीत सके और उनकी आत्माओं को अपना गुलाम बना सके। और ये सैकड़ों लोगों को उसी टेंट के अंदर बुलाती है जहां पर वो पुराना पेड़ होता है। गैरी, नेटली और चर्च का फादर मिलकर इस आत्मा को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं, लेकिन वहां पर मैरी एलनोर की आत्मा आ जाती है और उस फादर की जान ले लेती है। एलिस सैकड़ों लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रही थी। इन सभी लोगों की आत्मा मैरी की गुलाम बन जाएगी क्योंकि उन्हें सिर्फ 3 बार यही बोलना था। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एलिस यानी कि मैरी एलनोर, जो कि एलिस के अंदर मौजूद है, वो इन सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर इनकी आत्माओं को अपने कब्जे में करने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर गैरी और नेटली आ जाते हैं। गैरी उस टेंट में घुसते ही समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो जोर से चिल्लाता है कि ये सब झूठ है, ये खेल मैंने ही रचाया है ताकि मैं फेमस हो सकूं। एलिस का भी ध्यान गैरी की तरफ चला जाता है और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर गैरी क्या कह रहा है। लेकिन भीड़ उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती क्योंकि भीड़ ने अपनी आंखों से एलिस को करिश्मा करते हुए देखा था। लोग उससे यही पूछते हैं कि अगर ये मैरी नहीं है तो ये करिश्मा किस तरह से कर सकती है, यानी कि मिरेकल्स कैसे कर सकती है। जिसके जवाब में गैरी कहता है कि ये सब एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, यानी कि अगर तुम अपने किसी बॉडी पार्ट को ये पूरी तरह से समझा दो कि तुम ठीक हो सकते हो तो वो ठीक हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि नेटली एलिस से साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो मैरी यानी कि गॉड की नहीं बल्कि मैरी एलनोर की है, जो कि शैतान को अपनी आत्मा बेच चुकी थी और तुम उसी की वंशज हो, जिसकी वजह से इस आत्मा ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया है और शैतान की शक्ति की वजह से ही तुम बोल सकती हो। अगर ये सभी लोग अपनी आत्माओं को तुम्हारे हवाले कर देते हैं तो ये सब लोग मारे जाएंगे और तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगी, जिसकी वजह से दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी और सभी लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। ये समझने के बाद एलिस भी रुक जाती है और तभी एलिस के दिमाग में उसकी आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि अगर तुम मुझे इस तरह से रोकोगी तो मैं तुम्हें दोबारा से गूंगा और बहरा कर दूंगी, तुम कभी भी जिंदगी में बोल नहीं पाओगी, तुम सुन नहीं पाओगी। लेकिन एलिस को अब ये पूरी बात समझ आ चुकी थी कि आखिर उससे कौन सी सबसे बड़ी गलती हुई है। एलिस के रुकते ही हम देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर से मैरी एलनोर की आत्मा बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो बाहर आने के बाद सबसे पहले पास ही खड़े हुए फादर गेल
गेल को मार डालती है। इसके बाद मैरी एलनोर की आत्मा गैरी को मारने के लिए जाती है, लेकिन अचानक से एलिस उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से एलिस मर जाती है और एलिस ही उसका दुनिया में आने का जरिया थी, जिसकी वजह से वो आत्मा खत्म होना शुरू हो जाती है। यानी कि एलिस के मरने के साथ ही वो आत्मा भी खत्म हो जाती है। एलिस के मरने के बाद गैरी अपने गॉड के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है कि गॉड, मैंने आपसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, बस जिंदगी में पहली बार मांग रहा हूं कि आप एलिस की जिंदगी को लौटा दो। और तभी हम देखते हैं कि गॉड उसकी ये प्रेयर सुन लेते हैं, जिसकी वजह से एलिस दोबारा से जिंदा हो जाती है। लेकिन वो अब बोल और सुन नहीं सकती थी, वो पहले जैसी ही एलिस बन चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस चर्च में एलिस हमेशा प्रेयर करने आती थी, वहां पर रखी मैरी का स्टैचू खून के आंसू रो रहा है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो आप इस मूवी को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।